हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोवर सॉल्यूशंस पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 विषय विज्ञान का क्लास 10th का संपूर्ण हल। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने पिछली वीडियो पर आपको बता दिया था, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 4 तक का वन लाइनर जो आंसर थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे आंसर आपको प्रोवाइड कर रखा था प्रीवियस वीडियो पर। ठीक है, जो जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो पर जाकर यह वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर टिक कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे आप तक पहले पहुंचे। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर टिक नहीं लगाते हैं, जिनसे उनको जो है हमारे मैसेज का जो है हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। और ऐसे में क्या करते हैं, जो वीडियो अपलोड भी हुई होती है तो उनको जानकारी नहीं मिल पाती है और बाद में कमेंट्स करते हैं कि सर ये वाली वीडियो आप बना कर भेजिए। तो ऐसे में मैं पहले आपको बता देना चाहूंगा कि वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी होती है, लेकिन आपको प्लेलिस्ट में जाकर चेक नहीं करते। तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लिया करिए, उसके बाद ही देन आप मैसेज किया करिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। प्रश्न क्रमांक 5वां है, इसका हमने अथवा कर रखा है। अथवा है उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपको इसमें जो मैंने नोट्स पर मेंशन कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं NaOH प्लस HCl। ठीक है, ये अभिक्रिया करके दोनों NaCl प्लस H2O का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 पर बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा है हमने किया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक नए उत्पादों का निर्माण के लिए दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने नीचे जो है आपको एक समीकरण बना के रखा है, तो आप समीकरण जैसा कि देख सकते हैं, आप इसको अपने नोट्स पर राइट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम लिखिए। तो आंसर इसका हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल पे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 7 भी कंप्लीट होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो जो है ब्लर दिख रही है, धुंधला दिख रहा है, तो आप वीडियो रिजोल्यूशन को अपने इंक्रीज कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी जो वीडियो क्वालिटी हो आपको बेहतर दिखे। ठीक है, अगर फिर भी अगर बाई फॉल्ट टेक्निकल इशू के चलते या फिर कोई और एरर के चलते आपको ये चीज में प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप जो है मेरे वॉइस के थ्रू जो है अपने वीडियो को राइट डाउन कर सकते हैं, अपने इस वीडियो को देखकर अपने नोट्स को राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, रक्तदाब क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। सामान्य प्रकुचन दाब लगभग 120 mm ब्रैकेट में मैंने पारा लिखा हुआ है, तथा अनुशिथिलियन दाब लगभग 80 mm पारा होता है, यानी 125/80 का जो है रेशियो होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर का यानी रक्तदाब का। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका अथवा किया है मैंने, एटीपी का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एटीपी का कार्य है पहला, यह कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का संवहन एवं संचयन करता है। सेकंड है, यह कोशिका का प्रमुख अवयव है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 8वां प्रश्न क्रमांक 9वां जो है 9वां तक जो है कंप्लीट होता है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं सारे आंसर को जो है जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, ताकि वीडियो लंबी ना खींचे और आपका टाइम भी ज्यादा ना जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं वीडियो को जितने भी क्वेश्चन के आंसर है मैं सारे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट या स्किप कर करके देखेंगे, तो ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स कि जिस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं, जो क्वेरी हैं, वो आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। और चूंकि 10th जो है बोर्ड होने वाला है, तो आपको बिल्कुल कहने का मतलब आपको तो बिल्कुल निष्फिक्र होना ही चाहिए कि मेरे को कोई भी क्वेरी माइंड में नहीं रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका हमने अथवा कर रखा है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिसे
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम पर प्रकाश किस वेग से गति करेगा, जिसे हम जो कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 है। और इस क्वेश्चन नंबर 12 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो इसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं आपको सोल्यूशन जो है एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, आप अगर चाहें तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, और अगर सॉल्यूशन समझेंगे तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, आपको जो है इजीली जो है समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे फ्रेंड देखते हैं कि क्वेश्चन पे सबसे पहले हमको फोकस दूरी दे रखा है 40 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और हमको ये जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो फोकस दूरी को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप आंसर में देख सकते हैं, दिया है फोकस दूरी एफ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमने फोकस दूरी को हमने क्या किया, जो सेंटीमीटर में था, जो 40 सेंटीमीटर था, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए, सॉरी एमएम में कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और इस प्रकार से हमने ये कर लिया। ठीक है, सॉरी हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। फिर अतः लेंस की क्षमता, ठीक है, तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/f। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, f की वैल्यू रख दी है, तो 40 अपॉन जो है 100 आ गया बराबर। इसको हमने क्या किया, इसको थोड़ा सॉल्व किए तो 100/40 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 डी। डी का मतलब होता है डायोप्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं गई होगी, क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 14 तक जो है हमको 2 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, इसके आगे से प्रश्न क्रमांक 15 से प्रश्न क्रमांक 18 तक 3 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं, और 19 से लेकर 22 तक का 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है। तो हम फ्रेंड्स जितने जो हमने नंबरिंग के हिसाब से आंसर का जो है साइज रखा है। ठीक है, अगर 2 नंबर के क्वेश्चन है तो उस हिसाब से हमने लिख रखा है, 3 नंबर के क्वेश्चन है तो उस हिसाब से लिख रखा है, और 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उस हिसाब से लिख रखा है। तो आप इस पे मत कंफ्यूज होइएगा कि आंसर शॉर्ट है या लॉन्ग है। हमने जो क्वेश्चन पे जितने नंबर का पूछा हुआ है, हमने उसी वे पर जो है आपको ये आंसर को प्रोवाइड कर रखा है। तो इसका आंसर पर चलते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 के। तो इसको जो है आप ये समीकरण लिख लीजिएगा, मैं रीड नहीं करूंगा। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इसको बहुत ही केयरफुली तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये इक्वेशन है, जो समीकरण है, ये संतुलित अवस्था में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। रक्त व लसिका के 2 अंतर लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पहला रक्त लाल रंग का होता है जबकि लसिका का रंग श्वेत होता है। सेकेंड पॉइंट है इसका, इसमें लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है जबकि इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने लिख रखा है, 3 पॉइंट आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो पहला है, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धन आयन देते हैं जबकि यह हाइड्रोक्साइड के ऋण आयन देते हैं। क्षार जो है हाइड्रोक्साइड के ऋण आयन देते हैं। सेकंड ये है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है जबकि क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। जस्ट अपोजिट है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जो आंसर आपको प्रोवाइड कर रखा है, बहुत ही इजी वे पर एक दूसरे से कंपेयर करके आप पढ़िएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत ही इजी लगेगा और बहुत जल्दी ही आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी पॉइंट नंबर 3 है, ये स्वाद में खट्टा होता है जबकि ये तीखा या कषैला होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर पर बढ़ते हैं, आंसर की बात करते हैं। आंसर हो जाएगा, हमारे शरीर में निरंतर चयापचय गतिविधि होती रहती है जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
अतः श्वसन क्रिया के फलस्वरूप शरीर को आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्योंकि श्वसन क्रिया के पश्चात रासायनिक पोषक तत्व का विघटन होता है और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, अतः श्वसन ऊष्मक्षेपीय विक्रिया होता है। तो फ्रेंड्स, आपका पेपर पे 1 नंबर का भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव पे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पे, या फिर ट्रू एंड फॉल्स पे, कि श्वसन ऊष्मक्षेपीय विक्रिया है या ऊष्मा शोषीय विक्रिया है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जो श्वसन होता है ऊष्मक्षेपीय विक्रिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको राइटिंग जो है समझ में नहीं आ रही होगी तो आप राइटिंग पर मत जाइएगा, इसीलिए मैं आपको रीड कर रहा हूँ, ताकि कुछ स्टूडेंट्स को जो होता है राइटिंग समझ में नहीं आती है। आई होप कि समझ में आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारे आंसर को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां है। तो क्वेश्चन नंबर 17वां है, अथवा हमने किया है धमनी और शिरा के में 3 अंतर बताना है। ठीक है, तो हमने भी इसको इसी फॉर्मेट पर लिख रखा है। तो सबसे पहला है धमनी और शिरा पे। तो सबसे पहला पॉइंट है, धमनियों में रक्त हृदय से अंगों की ओर जाता है। ठीक है, और जबकि शिराओं में रक्त अंगों से हृदय की ओर जाता है। सेकेंड पॉइंट है, धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। थर्ड पॉइंट है इसका, धमनियां त्वचा से दूर अंदर की ओर स्थित होती हैं, जबकि जो शिराएं होती हैं वो त्वचा के निकट बाहर की ओर स्थित होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आंसर को और जितने भी अंतर हैं, जैसे डिफरेंस वाले जितने भी हैं, और जितने भी आंसर मैंने आपको प्रोवाइड किया है इस वीडियो पर, प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 22 तक का मैंने आंसर आपको इस तरीके पर, इस फॉर्मेट पर आपको बताया है, ताकि आपको रीड करते ही आपको आंसर आपके माइंड सेटअप पर जो है बैठ जाए। ठीक है, तो आंसर मैंने बहुत ईजी और बहुत ही कंफर्टेबल के हिसाब से मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है, आयताकार कांच के गुटके द्वारा अपवर्तनांक चित्र सही समझाइए। ठीक है, तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, कि क्वेश्चन बोल रहा है आयताकार कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन को चित्र सही समझाइए। तो हमको आयताकार जो है कांच लेना है। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक आयताकार कांच है। ठीक है, डायग्राम में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप शायद समझ जाएंगे। आई होप कि आप समझ जाएंगे। और जैसे कि आपको डायग्राम में पॉइंट ए दिख रहा है, तो जिसको ए को हमने आपतित प्रकाश किरण, वहां से कोई प्रकाश आ रही है। ठीक है, तो जहां पर बी दिख रहा है, देखिए ए से बी की ओर बढ़ रहा है, तो वहां पास क्या होता है फ्रेंड्स, हमने बी को अभिलंब नाम दिया है। क्योंकि यहाँ पास क्या होता है, जब भी प्रकाश, आप ध्यान से समझिएगा, कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो जो प्रकाश होता है वो अभिलंब, ठीक है, वो अभिलंब की जो है हट जाती है। ठीक है, जो मतलब जो उसकी दिशा होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बी में था, जैसे ही आपतित प्रकाश किरण अभिलंब जो है बी में पहुंचा, तो जो उसकी दिशा थी वो थोड़ा सा चेंज हो गई। ठीक है, जैसे कि आप एक्स और एक्स डैश देख रहे हैं डायग्राम पे। तो इस प्रकार से जैसे ही उसने सघन माध्यम में प्रवेश किया प्रकाश, तो वह बिंदु सी तक जो है ट्रेवल किया। ठीक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जैसा ही सी पर, जैसे वो कांच के लास्ट में सी तक पहुंचा, तो जो है फिर से अपनी, जब भी विरल, जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकला, तो जो है जैसे ऑप्शन में आप पॉइंट में देख रहे हैं डायग्राम में, कि डी जो दिख रहा है वो विरल माध्यम में ट्रेवल कर गया। मतलब जो जिस दिशा में पहले था उसी दिशा में वो पहले ही फिर से चेंज हो गया। ठीक है, तो हमने जो है सी से जो डी है वो निर्गत किरण है, और यहाँ पास ओ हमने नाम दिया, डायग्राम में देख सकते हैं आपतित किरण दिशा है ये। और जो माध्यम है, जो कांच के अंदर जो आयताकार कांच है, जो हम जानते हैं कि सघन माध्यम होता है, जो वायु होती है या निर्वात होती है वो विरल माध्यम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट होता है। चूंकि हमने इसको नाम दे दिया है, जो बी पॉइंट था वहां पे एक्स और एक्स डैश दे दिया है, जो इसमें त्रिज्या बनाता है, जो एंगल बनाता है वो आर और आर डैश का बनाएगा, और जो सी पर जो एंगल बना रहा है वो एम और एम डैश का बना रहा है। ठीक, सॉरी, ये एम और एम डैश इसको नाम दे दिए, और इसमें एंगल भी इसी बना रहा है। और सी से डी तक जो है, जो सी और डी है वो बी और ओ के पैरेलल, मतलब एक दूसरे के समांतर रेखा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ते हैं, और इसका हमने अथवा कर रखा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है,
तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो इसका आंसर आप देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है, आप इसको समझिएगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो दिया है, इसका सोल्यूशन पर बात कर रहा हूँ, दिया है फोकस दूरी f बराबर 15 सेंटीमीटर। जैसे कि क्वेश्चन पर देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है जो कि प्लस पर है, ठीक है। तो चूंकि ये अवतल लेंस है इसलिए हमने इसको जो है -15 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है, माइनस लग गया है क्योंकि क्वेश्चन पे 15 सेंटीमीटर दिया था, लेकिन क्वेश्चन पर अवतल लेंस की फोकस दूरी बोला है तो अवतल लेंस के लिए ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और बिंब की दूरी, तो बिंब की दूरी की v से रिप्रेजेंट करते हैं, और बिंब की दूरी भी क्वेश्चन पर 10 सेंटीमीटर दिया है जो कि प्लस का दिया है। तो चूंकि फिर से वही कॉन्सेप्ट आएगा कि अवतल लेंस है इसलिए जो ये 10 सेंटीमीटर ये भी माइनस पे होगा। तो हमको वास्तु दूरी ज्ञात करनी है, यानी यू ज्ञात करनी है, ठीक है, जैसे कि आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि आपको पता है लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो इसका हमने इसको क्या किया, हमको u का मान चाहिए तो हमको इसको हमने क्या कर दिया, सेट कर लिया। हमने 1/v को इधर ट्रांसफर कर लिया, 1/u को हमने रोक लिया, ठीक है। तो हमको इक्वेशन हमको 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v जो है अपन को मिल गया, ठीक। आप लाइन के सेकेंड साइड देख सकते हैं कि हमने 1/u इक्वल टू 1/-15 माइनस 1/-10 हमने जो है f और v की वैल्यू रख दी तो हमको ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसको सॉल्यूशन किए तो हमको u का मान 30 आ गया, ठीक। तो इस प्रकार से हमको जो है वस्तु की दूरी हमको पता चल गई, तो u इक्वल टू 30 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको यह जो है क्वेश्चन नंबर 19 जो है इजिली वे पर सॉल्व जो है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब 20वां क्वेश्चन बोलता है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं इसको रेड नहीं करूंगा क्योंकि आप रासायनिक समीकरण स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने जो रेड पेन से लिख रखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट जो है, ठीक है, ये जो है क्वेश्चन है और इसको संतुलित करके मैंने आंसर को प्रोवाइड कर रखा है, क्योंकि इस पे रेड पेन भी मैंने मार्क कर रखा है। जो संतुलित वाली समीकरण है देख सकते हैं, जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है, तो उसमें जो जहां पर हमको संतुलित किया है, जहां पर हमने वहां पर क्या कर दिया है, नंबर डिजिट लिख रखा है, ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख रहा है, तो आप जो है इसको देखकर आप अपने राइट डाउन नोट्स पर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी बढ़ जाएगी, इस वजह से आपका टाइम बचे, इसलिए मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुष्य के पाचन तंत्र में यकृत और अग्नाशय के दो कार्य लिखिए, ठीक है। तो मनुष्य के पाचन और तंत्र के यकृत के 2 कार्य, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यकृत के 2 कार्य, तो पहला कार्य क्या होगा, यकृत हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कहलाता है, ठीक है। यह पाचन क्रिया के फलस्वरूप बने अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। सेकंड इसका पॉइंट हो जाएगा, यकृत के अंदर यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे यकृत के 2 कार्य कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अग्नाशय के कार्य। तो इसका पहला पॉइंट है, यह इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है, यह शरीर ग्लूकोज की सांद्रता को स्थिर बनाए रखता है। सेकंड पॉइंट है अग्नाशय का, इसका कार्य है, यह ग्लूकेगीन हार्मोन स्रावित करता है जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय में भाग लेता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 21 भी कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 22 पर चलते हैं अब, और इसका हमने अथवा कर रखा है कि समझाइए। आ नंबर है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या आशय है। और ब नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, हीरे का पूर्णांक 2.42 है, उस कथन का क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स। आ नंबर जैसे कि आपको मैंने स्क्रीन पर आपको शो करके दिखाया है कि चित्र जो है, ठीक है, तो चित्र आप देख सकते हैं कि तो जो ये लाइन पर जो लंबवत लाइन खींची हुई है, तो ये एक समतल दर्पण है। हमने आ नंबर का सॉल्यूशन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे समतल दर्पण है, इससे जो बाईं ओर एक वस्तु कोई रखी हुई है, ठीक है, वस्तु रखी हुई है, तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर बनेगा, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी एवं सीधा बनेगा, ठीक है। इस प्रकार जैसा कि आप देख सकते हैं, आवर्धन बराबर होता है -v/u,
ठीक है, तो आवर्धन हमने क्वेश्चन में हमको +1 दे रखा है और चूंकि -v/u, तो -u अपन का ये वैल्यू हो जाएगा, तो v/u की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो v = u, यानी जो v/u है ये वस्तु के आप एक दूसरे के बराबर है, वस्तु के बराबर बनेगा, जो भी प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक जो अ नंबर है वो भी सॉर्ट आउट होता है। अब ब नंबर पे इसके पॉइंट चलते हैं। तो इसमें हीरे का अपवर्तनांक पूछा है, दिया है, उस कथन का क्या अभिप्राय है, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो n = होता है C/Vd, ठीक है। तो जहां C क्या है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, वायु यानी निर्वात में प्रकाश की चाल है, ठीक है, और जो n है वो हीरे में प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो जैसा कि आपको देख सकते हैं, हमने Vd की वैल्यू निकालना है, तो Vd को हमने क्या लिख दिया, Vd की वैल्यू निकालिए C/n, हमने इसको सेट कर लिया। डायग्राम में इसको हमने तीर द्वारा समझाया है कि Vd = C/n, हमने n का मान रख दिया कि n का मान 2.42 होता है। तो इस प्रकार से हमको ये इक्वेशन मिल गया। तब हम कह सकते हैं कि जो हीरे में प्रकाश की जो चाल है वह वायु में प्रकाश की चाल का 2.42 भाग है, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 22 भी कंप्लीट होता है। तो हमारा जो है प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 22 तक के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने प्रोवाइड कर रखा है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन किसी भी क्वेश्चन से संबंधित नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और लाइक करिए और शेयर करिए अन्य व्यक्तियों तक, ताकि उन तक भी ये आंसर आपको जल्द से जल्द पहुंचे। और एक बात फ्रेंड्स कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर जरूर टिक करिए कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो वह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।